सम्यक अभियान के साथ युवा बेरोजगारों को रोजगार देने की मुहिम प्रारंभ की है। कुछ समाज सेवियों, शिक्षाविदों, विचारक ने इसी के चलते रीवा के पदमधर पार्क में युवा बेरोजगारों के साथ इस बात को लेकर मंथन किया, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, देश में बेरोजगारी कैसे कम होगी। इसी के चलते हमारी टीम ने बात की सम्यक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर रोकड़े से। आप भी सुने उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन भारत। मैं जावेद अंसारी। मैं आज मौजूद हूँ रीवा के पदमधर पार्क में। यहाँ पर एक यूथ को लेकर कार्यक्रम किया गया सम्यक अभियान के तहत। मेरे साथ खास तौर से बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, जिन्होंने देशबंधु से अपनी लेखनी का स्टार्ट किया था स्तंभ से, उसके बाद खबरों पर आए। ये अपने आप में एक नई चीज़। मैं आप इनका परिचय खुद दूं, इन्हीं से परिचय जानता हूं। अपना परिचय पहले मैं दर्शकों को दीजिए। भैया अभी जो आपके सामने हूँ इतना पर्याप्त तो नहीं है, बताइए। मैं अब तक 30 किताबें लिख चुका हूँ और कई क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का प्रमाण दिया है, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में कोई योजनाएं बनाने हों। लोग तो राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, अब लोग कौन मानते हैं ये बात अलग विषय है, ठीक है। और किसानों की समस्या को लेकर मैंने एक जो पराकाष्ठा किताब लिखी थी, सरकार उस पर रोक लगाने का प्रयास की, लेकिन मैंने उस पर केविएट पहले करा दिया था, रोक नहीं लग पाई। समय समय पर ज्वलंत विषय उठाता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, आज तक मैंने जितने भी विषय उठाए हैं, ये मैं अपनी ताकत नहीं बताना चाहूँगा कि मैंने बड़ी भारी ताकत का परिचय दिया है, लेकिन अधिकांश समस्याओं का समाधान समय पर हो गया है। ये कहना चाहिए कि विधि का विधान हो सकता है। ये विधि का विधान हो सकता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं बात कर रहा हूं भास्कर रोकड़े से। पत्रकार रहे हैं, राजनीतिक विचारक, समालोचक, ये जो भी आपको कहना हो कह लीजिए। आज हम बात करेंगे यूथ को लेकर। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि इस समय देश की स्थितियाँ हैं, ख़ास तौर से अगर हम बात करें बेरोज़गारी की, जिस तरीके से बेरोज़गारी है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए जिससे उनका परिवार का पोषण हो सके, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके? देखिए भैया, ये जो बेरोज़गारी आई है, ये सत्ताधीशों की कुछ गलती की वजह से आई है या सत्ताधीशों ने जानबूझ करके किया है। ये दुनिया भर की लोक लुभावनी योजनाएं लाते हैं, योजना ला रहे हैं, लेकिन युवाओं से कटौती कर रहे हैं। युवाओं का अद्भुत शोषण शुरू हो गया है। आप सोच सकते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ये सरकार की मजबूरी है, लेकिन सरकार ने रिटायरमेंट आयु को बढ़ाते बढ़ाते 65 साल, 68 साल, 70 साल तक करने का निर्णय ले ली। आखिर युवा शिक्षित बेरोजगार करे क्या? अगर अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे ही नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2024 को हम युवा दिवस मनाएंगे। उस दिन हर हालात में 58 साल सेवानिवृत्ति आयु करने संबंधी आदेश प्रदेश सरकार को जारी करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार के पास, जैसा आपने कहा, पैसे नहीं हैं। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। अब आप ये बताइए कि युवाओं को सरकार आउटसोर्स से जॉब दे रही है, जो जॉब सरकारी उसमें 1 लाख रुपए में मिलता वो 10,000 में कर रहे हैं और वो खुश हैं, तो उसको आप किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? इससे क्या होगा? पहला सवाल आपने बोला इससे क्या होगा। यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाएगी तो 5,30,000 पद तत्काल खाली होंगे, 5,30,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी तत्काल। लेकिन सरकार ने उसका एक रास्ता ढूंढ लिया ना। क्या? आउटसोर्सिंग में सरकार भर्ती कर रही है। सरकार 1 लाख क्यों दे जब उसका काम 10,000 में हो रहा? यदि सरकार के मुख्य पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आउटसोर्सिंग कर दी जाए तो कैसा रहेगा? तो इसके लिए किस तरीके से आप युवाओं को तैयार करेंगे? आपके दिमाग में क्या खाका, जो इस समय आपको, हमारे दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करेंगे? क्या है मैसेज? देखिए, मेरे मुद्दे जो हैं वो ज्वलंत हैं। 1 जनवरी 2024 को पूरे जितने भी मैंने मुद्दे बोला इसका पालन हो के रहेगा। उसके बाद में कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा यदि उस दिन उन्होंने आदेश जारी नहीं किया। तो ये मेरा संकल्प नहीं है, सारे युवाओं का संकल्प है। सारे युवा मेरे साथ संकल्प ले रहे हैं। पहला मुद्दा है सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल होगी, 5,30,000 युवाओं को पद खाली होने पर नौकरी मिलेगी। दूसरा मुद्दा है न्यूनतम वेतन अधिनियम, तो सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन समान होके रहेगा।
कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि युवाओं की दलाली करे। ये युवाओं की दलाली कर रहे हैं, युवाओं की दलाली करने वाले 420 हैं। युवाओं की दलाली कोई नहीं कर सकता। ये बीपीओ और केपीओ के तहत युवाओं की दलाली का प्रावधान इन्होंने निकाला है। बीपीओ और केपीओ कार्य की आउटसोर्सिंग के लिए है, कार्य की आउटसोर्सिंग के लिए, मैन पावर की आउटसोर्सिंग के लिए हर हालात में नहीं है। ठीक है। और चौथी बात, आखिरी बात यह है कि इन्होंने काम के घंटे 12 घंटे कर दिया है 8 घंटे के स्थान पर। जो BR अम्बेडकर को लगा ये तो शोषण है लोगों का। 12 घंटे काम करना शोषण है उनको लगा, इसलिए उन्होंने 8 घंटे किया। उससे अवसर भी बढ़ते थे, इन्होंने एकदम से उसको 12 घंटे कर दिया विदेशी कंपनियों की बात सुन करके। तो इससे अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ गई है। श्रम कानूनों में ढील दे दिया, अंधाधुंध छटनी हो गई है। तो इस चीज़ को रोकना तो पड़ेगा ना भैया। हर हालत में श्रम कानूनों को पूर्ववत करना पड़ेगा और हर हालत में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू करना पड़ेगा। ये बोलते हैं नहीं नहीं भैया हमने अब 8 घंटे कर दिया, इनकी बात तब तक मानने योग्य नहीं है। हमारे युवा सर्वे कर रहे हैं, पीथमपुर, बोरगांव और रीवा आदि के औद्योगिक क्षेत्र में जाके सर्वे करेंगे। जहां भी 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी होगी उन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे सरकार। 8 घंटे की ही शिफ्ट ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे ही 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान होगा और अपने आप बेरोजगारों के लिए अवसर खुल जाएंगे और रोजगार मिलने लगेगा, नौकरियाँ मिलने लगेगी। 1 जनवरी 24 हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उस दिन हम सरकार से अपनी सारी बातें मंगवा लेंगे। जिस तरीके से सरकार अगर केवल 58 साल पर रिटायरमेंट की उम्र घोषित कर देगी तो 5,30,000 युवाओं को हम उन बेरोजगारों को रोज़गार दे देंगे जिनको रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा भास्कर रोकड़े का ये दावा कितना रंग लाता है आगे आने वाले समय में। हालांकि जिस तरीके से आज रीवा में आयोजन हुआ, जो भी यहाँ लोग दिखाई दिए वो अपने से आए थे, उसको देख लगता है ये चिंगारी आगे चल के ज़रूर भड़केगी। हम लगातार उस पर नज़र बना कर रखेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विन भारत।